प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। इसके पहले के वीडियोज़ में आपने वैद्युत धारा अथवा वैद्युत धारिता विभव इन खंडों का अध्ययन किया था। आज नई इकाई का शुरुआत होने वाला है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चुंबकत्व के नई इकाई का नई यूनिट का शुभारंभ करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से समावेशित खंड जो कि चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। और मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं कि आप हमेशा अनुभव करते होंगे अपने घरों में कि जब किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक नए प्रकार का बल या नए प्रकार का क्षेत्र आप अनुभव कर सकते हैं, और वो नए प्रकार का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है। नए प्रकार का बल चुंबकीय बल के रूप में आप यहाँ देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये टॉपिक से समावेशित खंड का ये वीडियो। ओके, लेट अस बिगिन। और एक बार फिर से आप अपने पाठ्यक्रम को समय देख लें कि आपके खंड का में जो आपको 35 नंबर का अंक मिलने वाले हैं, तो इसमें से आपके किस इकाई में से कितने मार्क्स कवर होने वाले हैं। तो विद्यार्थी, जैसा कि आप देख पाते हैं कि जो है हम लोग का जो इकाई नंबर 1 स्थिर वैद्युत की चूँकि कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपको कुल 8 नंबर। धारा विद्युत भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें से आपका 7 नंबर। ओके, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इकाई नंबर 3 जो कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के नाम से है, खंड का नाम है ये। और ये आपको बोर्ड में कुल 8 नंबर का लाभ दिला सकता है। ठीक है, तो अब आप देखिए इकाई नंबर 3 में जो प्रमुख टॉपिक हैं चैप्टर के, वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। ये पूरा जो कंटेंट है ये आपका चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व से संबंधित होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें और देखिए आपके सामने एक चुंबक शो किया गया है जिसको हम लोग दंड चुंबक जानते हैं। और विद्यार्थियों, आप समझ लें कि जो है चुंबक के हमेशा 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल देखिए बनाया गया है, यहाँ पे ये साउथ पोल बनाया गया है। ठीक है ना, और ये जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर प्रवेश करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं। हालांकि बोर्ड के कोर्स में अब इसका प्रैक्टिकल बंद हो गया है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आज भी इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों, आपके सामने देखिए इकाई नंबर 3 वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व खंड का नाम हो जाएगा। और आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं वो है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर अ न्यू चैप्टर दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये चीज़ आप समझ लें विद्यार्थियों कि जब किसी भी चालक तार में करंट आप पास करते हैं आई, ओके, तो इस चालक तार में कई प्रभाव, मेनली 3 प्रकार के प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1 पे जो प्रभाव होगा वो होगा चालक तार में रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। नंबर 2 पे जो है चालक तार में ऊष्मीय प्रभाव। अक्सर आप जब देखते हैं कि घरों में जब लाइट वायरिंग जो आप वायर चेक करते हैं कि उसमें करंट फ्लो होता है, उसको आप जब टच करते हैं तो वो कुछ गर्माहट या कुछ हीटिंग का एहसास कराता है। और ये हीटिंग वास्तव में दिस इज़ द हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग को जो अध्ययन करना है नंबर 3 के रूप में, वो है चुंबकीय प्रभाव। इसका मतलब कि जब किसी भी चालक तार में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो निश्चित रूप से जैसे ये आपने चालक तार दिखा दिया, करंट दिखा दिया है, तो इसके चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझनी हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे, कुछ नियम भी दिखाए गए हैं। तो इन सभी विषयों का
इन सभी टॉपिक्स का समावेश यहाँ पे किया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और देखते हैं रूपरेखा। पहले हम लोग चैप्टर की जो रूपरेखा है उसको चेक कर लेते हैं। और देखिए इसमें पहले प्रस्तावना के रूप में, फिर चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा और स्टेट का प्रभाव। बायोवर्ट का नियम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसका अध्ययन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों। बायो सावर्ट का दूसरा जो नाम है वो है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों। ओके, बायो सावर्ट के नियम की सहायता से कूलाम के नियम आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर शुरुआत में, चैप्टर 1 में। तो बायो सावर्ट के नियम की तुलना जो है किससे करनी है? कूलाम के नियम से। दोनों कंपेयर करना है यहाँ पे। और अगले में जो है वायु से निर्वात की वायुशीलता, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। और वायु से निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट। ओके, इन दोनों का संबंध है। बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का संबंध अभी मैं आज इसको आपको बताऊंगा। फिर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने को कहा जाता है, तो वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। परिमित लंबाई मतलब डेफिनेट लेंथ का कोई रिज रेखीय धारावाही चालक तार है, उसकी वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो वो भी आप यहाँ पे सीखेंगे। ओके, उसके अलावा वृत्ताकार कुंडली होती है, वृत्ताकार धारावाही लूप होता है, या कुंडली के केंद्र पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। ओके, वृत्ताकार धारावाही लूप या अथवा कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आपको ये यहाँ बताया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ आता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग कॉइल ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ओके, और फिर देखिए लास्ट में ये है वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप, उसका नेचर क्या होगा वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परपथीय नियम, कुछ नया टॉपिक है ये जो कि बोर्ड में जल्दी ही समावेशित किया गया है, तो इसको भी आपको बताया जाएगा। एम्पियर के परपथीय नियम के एप्लीकेशंस कुछ बताए गए हैं, मेनली 3 एप्लीकेशंस होते हैं, तो तीनों एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे एज ए प्रूफ टाइप का है, ये आपको बताया जाएगा। तो विद्यार्थी इतने कंटेंट हैं जो कि आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताए जाएंगे। तो ये अध्याय की रूपरेखा हो जाएगी, और इसमें मेनली देखिए जो शुरुआत के जो टॉपिक हैं, जैसे आप देख पाते हैं प्रस्तावना या चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, स्टेट का प्रयोग, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट के नियम की तुलना करेंगे हम लोग कूलाम के नियम से। ओके, और एक जो रिलेशन होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का, ये हम लोग इनका बीच का जो रिलेशन है वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो इतने टॉपिक हम लोग आज यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं, और शुरुआत करते हैं पहले चुंबकीय क्षेत्र के विधान। ओके, देखिए विद्यार्थियों, आपको अच्छी प्रकार से मालूम होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअली होता क्या है। ओके, और जैसे मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र जानने के पहले आपको चुंबक थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो चुंबक देखिए एक जो बहुत ही व्यवहारिक स्वरूप होता है चुंबक का, मैग्नेट का, वो दंड चुंबक होता है। ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, इसको हम लोग कहते हैं दंड चुंबक। दिस इज द बार मैग्नेट। क्या है ये? दंड चुंबक, या इसको बोलेंगे बार मैग्नेट। तो एक तो स्वरूप ये हो जाएगा, इसको हम लोग दंड चुंबक कहेंगे। दूसरा ये होता है, इसको बोलते हैं नाल चुंबक। घोड़े की नाल के आकार का होता है ये, मेटल का ही होगा। मेटल का मतलब लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट। ध्यान देना है आपको विद्यार्थियों, चुंबक जो बनता है हमेशा लोहे का या निकिल धातु का, कोबाल्ट का, या फिर एक अयस्क होता है मैग्नेटाइट, Fe3O4 लोहे का प्रमुख अयस्क होता है। इन चारों के अलावा कोई पांचवा धातु जो है चुंबक की रचना नहीं कर सकता है। तो ये अगर आपका नाल चुंबक है तो ये आपका नॉर्थ पोल, इधर आपका साउथ पोल। ओके, तो ये आपका एक नाल चुंबक का फॉर्म जो है तैयार हो गया। तो देखिए ऐसे चुंबक जो आपको भी दिखाएगा, दंड चुंबक हो चाहे नाल चुंबक हो, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जा सके।
या उसका अनुभव किया जा सके। देखिए विद्यार्थी, चुंबक का सीधा मतलब है कि उसके आसपास कुछ दूरी तक, कुछ सीमा तक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाना है, और जहाँ तो कर सकें। ओके, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव, एक्सपीरियंस किया जा सके, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है ना। और किसी भी दंड चुंबक के पास में यदि आप कोई कंपास सुई, इसको चुंबकीय सुई भी कहते हैं, अगर रखा जाता है तो वो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। ठीक है ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो दंड चुंबक के कारण जो है चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण टाउ, ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से वो घूम कर एक निश्चित दिशा में आ जाती है, ठहर जाती है। ठीक है। ये तो थोड़ा थ्योरी पार्ट पोर्शन हो गया है, थ्योरी पार्ट हो गया विद्यार्थियों। इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, केवल 2-3 लाइन में स्पष्ट कर देना है कि चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में होता क्या है। ओके, तो देखिए ये ब्लैक से जो लिखा गया है उसको आप समझ लें। यही आपको अगर डिफाइन करने को आता है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इतना लिख देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। इसमें किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। ये है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र किसका होगा? चुंबक का होगा। कैसे डिफाइन करना है? ये आपका चुंबक हो जाएगा। ठीक है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र। अब इसकी सीमा होगी, ऐसा नहीं कि आप चुंबकीय सुई को चुंबक से काफ़ी दूरी पर रखेंगे और चाहते हैं कि वहाँ पर जो है चुंबकीय बल का अनुभव उस पर हो, ऐसा नहीं होगा। कुछ सीमा होगी, सीमा के अंदर ही जो है आप चुंबकीय जो बल है उसका अनुभव कर पाएंगे, और एक प्रकार का बलाघूर्ण कार्य करने लगता है चुंबकीय सुई पर, जिसके कारण वो सुई जो है एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। ठीक है ना। तो देखिए डिफाइन किया गया है, इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लें, अपनी कॉपियों में, अपने अपने रजिस्टर में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना। चुंबकीय सुई हो जाएगा। देखिए डायग्राम भी शो किया गया है। इतना डायग्राम में देखिए एक स्टैंड पे चुंबकीय सुई या चुंबकीय दिक् सूची भी कहते हैं इसको रख दिया गया है। तो ये जो है नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहर जाती है। ठीक है ना। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, तमाम टॉपिक मिलने वाले हैं। तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जो आपका जो नॉर्थ पोर्शन दिखाया गया है वो वास्तव में दिशा ही होती है ना। और किसी भी चुंबकीय दिक् सूची के माध्यम से आप उस स्थान पर दिशा की गणना कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हो गया चुंबकीय क्षेत्र के विषय में। एक देखिए प्रयोग इसी संबंध में आया हुआ था, ऑस्टेट का प्रभाव या ऑस्टेट का प्रयोग, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ऑस्टेट का प्रयोग किया गया था 1820 ईस्वी में, और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि थ्योरी इतना नहीं पूछा जाएगा, डायग्राम के मदद से इसको आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। 1820 में इस वैज्ञानिक ने जो है एक प्रयोग किया था, और किसी भी चालक के निकट चुंबकीय सुई या दिक् सूची कंपास नीडल को रखने पर वह पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ओके ना। और जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई अपनी पूर्व स्थिति से पहले की अवस्था से विक्षेपित हो जाती है। चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान को घटाने अथवा बढ़ाने से विक्षेप क्रमशः घट अथवा बढ़ जाता है, घटेगा बढ़ेगा। ठीक है ना। और यहाँ तक कि चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को अगर आप बदलते हैं तो सुई में जो दिशा होगी विक्षेप की वो भी बदल जाती है, विक्षेपण की दिशा भी चेंज हो जाती है। अब इसको आप थोड़ा डायग्राम की मदद से और समझ सकते हैं आगे चल के। ओके, और आप ध्यान दें कि फिर चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह आवेशों की गति का परिमाण होता है। ओके, और ऑस्टेट ने अपने इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष ये निकाला कि गतिमान आवेश अथवा वैद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। क्या है यहाँ पे निष्कर्ष निकाला गया, गतिमान आवेश अथवा वैद्युत धारा अपने
चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत धारा के इस प्रभाव को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही इशारा किया था विद्यार्थियों की, जब किसी भी कंडक्टर में करंट आई पास होती है तो उस आई की वजह से तीन प्रकार के फैक्टर्स, तीन प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। रासायनिक प्रभाव, ओके, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब डायग्राम की मदद से इसको और समझा जाए। देखिए डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है। ओके, तो डायग्राम को आप ध्यान दें और डायग्राम में क्या दिखाया गया वो भी आप समझ लें कि देखिए ये एक सर्किट शो किया गया है। हालांकि एक ही डायग्राम को फॉलो करें आप, जैसे ये डायग्राम, वही डायग्राम फिर आगे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है ना, प्रभाव के माध्यम से। तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल एक बैटरी और एक कुंजी, और ये प्रयोग आप घर में अपने कर सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, इस डायग्राम को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस प्रभाव को, इस चुंबकीय प्रभाव को घर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, फिर से टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये डायग्राम बनाने को आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक परिपथ शो किया गया है। परिपथ में एक बैटरी और एक कुंजी दिखाई गई है। यहाँ भी वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं किया गया है। ओके, और इसके अलावा एक देखिए चालक तार के क्रॉस इसको जोड़ा गया है, ये भी ठीक है। एक बैटरी हो गई, एक कुंजी हो गई। ओके, और ये है कंपास सुई। क्या है ये है कंपास सुई। कंपास सुई एक्चुअली एक एल्युमिनियम की धातु का बना हुआ एक डिब्बी नुमा होता है, जिसमें ऊपर नीचे जो है कांच या प्लास्टिक का ढक्कन लगा होता है। ओके, और उसके अंदर जो है एक कंपास सुई या कोई मैग्नेट का कोई उपकरण छोटा सा रखा जाएगा, मतलब उस सुई के रूप में जो है वो आपका मैग्नेट हो जाएगा। तो आप ध्यान दें विद्यार्थियों की जो टॉपिक हमारा था कि गतिमान आवेश या जो वैद्युत धारा होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक्चुअली जब आप इस कुंजी के माध्यम से इस बैटरी को ऑन करते हैं, ओके ओके विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। आप डायग्राम आपने देख लिया है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप इस कुंजी के माध्यम से इस बैटरी को ऑन करते हैं, मतलब गतिमान आवेश या वैद्युत धारा को स्टार्ट करते हैं, और ये धारा जब ए बी के सिरों पे आती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, यही जो प्रभाव है इलेक्ट्रिक करंट का, चुंबकीय प्रभाव कर सकते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है उसको आपको समझ लेना है। एक्चुअली जब आप बैटरी को ऑन करते हैं इस कुंजी के द्वारा, तो इस चालक तार में करंट आई फ्लो होता है, और करंट आई फ्लो होने से जो है इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाता है। अभी पहले डायग्राम में बताने की कोशिश की गई, पहले इसको आप ये समझ लें। पहले डायग्राम में कोई भी करंट पास किया गया है, बैटरी देखिए बैटरी है लेकिन कुंजी ऑफ है। ध्यान देंगे, पहले में क्या है, कुंजी जो है वो बंद है, कुंजी ऑफ है, कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। सेकेंड डायग्राम में बी नंबर ए में देखिए कुंजी ऑफ थी, कोई डिफ्लेक्शन, कोई विक्षेप चुंबकीय सुई में नहीं हो रहा है। ठीक, नंबर बी पे आ जाएं। नंबर बी के माध्यम से क्या दिखाया गया है विद्यार्थियों कि जब आप कुंजी को ऑन करते हैं और बैटरी के द्वारा करंट इसमें पहुंचती है ए बी भाग में, तो इस कंपास सुई में विक्षेप आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, मैं आपको फिर बता दूं कि एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कुंजी को ऑन करते हैं तो इस ए बी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। और चुंबकीय सुई ये है नीचे, ये भी एक चुंबक है। तो चुंबक को अगर चुंबक के सामने लाते हैं तो इसमें विक्षेप होना स्वाभाविक है। ओके, तो ये देखिए विक्षेप आप देख सकते हैं नंबर बी डायग्राम में। अब सी में आ जाएं। लेकिन इन दोनों डायग्राम में क्या फ़र्क है उसको आपको समझ लेना है। इन दोनों डायग्राम में ये चेंजेज हैं कि सी डायग्राम में जो करंट की जो पोलारिटी है, मतलब या बैटरी की जो पोलारिटी है, ध्रुवता, वो चेंज कर दी गई है। प्लस वाला सीधा माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ हो गया है। तो निश्चित रूप से जो कंपास सुई का रिफ्लेक्शन ये था,
विक्षेप ये हुआ था, इस कंडीशन में विक्षेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, देखिए दिशा भी दिखाई गई है, हमेशा प्लस से माइनस की दिशा में बहती है, इसमें जो है प्लस से माइनस की ओर से चलेगी, ठीक है ना। तो कंपास सुई का देखिए एन सिरा ये है, तो यहाँ पे एस सिरा ये ऐसे हो जाएगा। तो ये ऑस्टेट के प्रभाव था। और निष्कर्ष देखिए आप समझ गए होंगे ए बी सी के माध्यम से कि गतिमान आवेश अथवा विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यही प्रभाव जो है चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अगले टॉपिक पे आ जाएं विद्यार्थियों, दिस इज द बायो सवर्ट्स लॉ। बायो सवर्ट का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और बायो सवर्ट के नियम को हम लोग धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर टॉपिक पूछा जाता है तो वही टॉपिक बायो सवर्ट का टॉपिक ही यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऑस्टेट ने अपना प्रयोग किया, और क्या प्रयोग किया मैंने आपके ऊपर दिखा दिया गया है, मैंने आपको ऊपर दिखाया हुआ है। और उनके प्रयोग से ये इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी होती है कि जब किसी चालक तार में या किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। लेकिन ऑस्टेट के प्रयोग के माध्यम से यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ओके, अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वास्तव में ऑस्टेट ने केवल ये बता दिया कि कौन सा इफेक्ट स्थापित हो रहा है। ओके, चुंबकीय प्रभाव था, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वह चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर, किन किन कारकों पर, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाला है, वो चीज़ ऑस्टेट के द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाई थी। तो इस चीज़ को स्पष्ट किया गया था एक नए वैज्ञानिक के द्वारा, जो कि आपके बायो सवर्ट हैं, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा डायग्राम के मदद से अपना व्यू रख देता हूँ, फिर आपको जो है इसमें जो है कंटेंट में जो दिखाया गया उसको बता देता हूँ। ओके, अब देखिए विद्यार्थी, जैसे ये कोई चालक तार है, ओके, लंबा चालक तार है ये, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा आई, ठीक है। और यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी दिखाया गया है। इस बिंदु पी पे आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, मैंने क्रॉस लगा दिया है। ओके, तो इसके लिए आपको जो है पहले तो जो आपका चालक तार है लंबा होगा काफ़ी, तो इसका छोटा सा भाग लिया गया है। और छोटा सा भाग, चाहे आप इसको लंबाई को अगर एल पूरी मान लेते हैं तो छोटे से भाग को डी एल मान लें या डेल्टा एल मान लें। ओके, डेल्टा एल मान सकते हैं या डी एल मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जैसे मैंने यहाँ पे डेल्टा एल दिखा दिया है। ओके, छोटा सा खंड लिया है इतना, इस छोटे से खंड की वजह से आर की दूरी पर बिंदु पी दिखाया गया है। इस बिंदु पी पे आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जो एंगल बनेगा चालक तार और जो बिंदु पी के बीच के जो एंगल बनेगा उसको थीटा मान लिया है। ओके, इन सब के बाद यदि आप कंटिन्यू करते हैं और बिंदु पी पे निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम ही आएगा, डेल्टा बी से दिखा दिया है। अगर डेल्टा एल आपकी लेंथ ली गई है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी काफ़ी कम होगा, जो कि डेल्टा बी के माध्यम से शो किया गया है। ओके, तो बिंदु पी पर बनने वाला जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। इसका सीधा मतलब है कि यदि आप चुंबकीय क्षेत्र अधिक चाहते हैं तो आई का मान बढ़ाना पड़ेगा, कम चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको आई का मान कम रखना पड़ेगा। ओके, नंबर 2 पे देखिए कहता है कि डेल्टा बी का जो मान होगा वो डेल्टा एल और पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये हो जाएगा। ओके, और फिर जो है डेल्टा बी का मान जो है फाइनली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल और पी के मध्य बनने वाले कोण की जा के समानुपाती, मतलब साइन थीटा। ओके, तो ये 3 फैक्टर्स हैं, और एक फैक्टर मैं आपको बताना भूल ही गया, मैं इसको इधर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे और जगह नीचे चाहिए होगी। यही थोड़ा ड्रॉबैक्स हैं विद्यार्थियों बोर्ड के पढ़ाने में और इस पे पढ़ाने में। डेल्टा बी जो होता है वो एल के या डेल्टा एल के समानुपाती होगा।
तो आप ऐसे समझ लें कि 3 डेल्टा एल ये दिखा दिया है। ओके, तो अब आप समझ लें कि यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला ये है, डेल्टा बी जो है डेल्टा एल के समानुपाती है। लेंथ कम होगी तो बी का मान भी कम बनेगा, लेंथ ज़्यादा होगी बड़ी होगी तो बी का मान भी ज़्यादा बनेगा। डेल्टा बी जो होगा आई के समानुपाती होगा। धारा कम बहेगी तो निश्चित रूप से बी का मान भी कम होगा, धारा अधिक बहेगी तो बी का मान भी अधिक होगा। और ये जो है बीच की दूरी का देखिए दिखाया गया है। बीच की दूरी का मतलब है कि अगर ये गैपिंग कम है, गैपिंग कम होगी तो बी का मान ज़्यादा होगा, गैपिंग ज़्यादा होगी तो बी का मान कम हो जाएगा। ओके, और लास्ट में देखिए जो एंगल बनता है, एंगल का जो जा है, जा को हम लोग कहते हैं साइन। ओके, जा को क्या बोलते हैं? साइन। तो को जा के समानुपाती होगा। इन चारों को, एक्चुअली ये एल था, ये बार बार गायब हो जा रहा है, ये इन चारों को अगर मिलाते हैं तो इन चारों को मिलाने के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि डेल्टा बी का जो मान होगा वो सभी फैक्टर्स को जोड़ के, इनको इक्वेशन 1 2 3 4 ऐसे मानते जाएंगे तो डेल्टा बी का जो मान होगा प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाता है। अब विद्यार्थी जब यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो डेल्टा बी इक्वल टू एक कांस्टेंट लगता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, और बाकी जो चल रहा है आई लिखा है, डेल्टा एल लिखा गया है, साइन थीटा दिखाया गया है अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब ये फॉर्मूला जो है इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ पर जो बिंदु पी पर बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र था डेल्टा बी, वो आई आ गया है, डेल्टा एल का मान देखिए यहाँ शो कर दिया गया है, साइन थीटा आ चुका है अपॉन आर स्क्वायर, इतने फैक्टर्स हैं। म्यू नॉट यहाँ पे एक नियतांक है, ध्यान देंगे। म्यू नॉट क्या है? एक नियतांक हो जाएगा जिसको निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ओके, म्यू क्या है? म्यू नॉट एक निर्वात की चुंबकशीलता है, 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैं इसको भी आपको और बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि टॉपिक इसका हम लोग का बोर्ड में रखा हुआ है। तो ये टॉपिक देखिए मैंने आपको ये बताया, अब इसको थोड़ा यहाँ से यदि फटाफट देख लें तो आप समझ गए हो कि ऑस्टेड, देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक आपका बायो सावर्ट का नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट। या चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ड्यू टू द करंट करिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट करिंग कंडक्टर, यू हैव टू फाइंड आउट। तो ऑस्टेड ने जो कहा था वो केवल तथ्य बताया था, जो सत्य है वो आपको बताया गया था, वो मैंने बता दिया ऊपर भी यहाँ भी। लेकिन जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन फैक्टर्स चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, वो बायो सावर्ट ने बताया था। अब आप इस डायग्राम की मदद से इसको समझें। ओके, देखिए विद्यार्थियों ध्यान दें कि ये जैसे चालक तार ये दिखाया गया इस फॉर्म में। ओके, और यहाँ से छोटा सा पोर्शन लिया है डीएल, क्या लिया है? डीएल, या डेल्टा एल भी दिखा सकते हैं, इसको अल्पांश लंबाई कर सकते हैं। बिंदु पी चाहे यहाँ दिखाएं चाहे यहाँ दिखाएं, ठीक है ना। और जहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाना होता है वहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं ऐसे। और जो बिंदु डॉट के फॉर्म में भी दिखाया गया है, क्रॉस के फॉर्म में दिखाया गया है, उसका क्या मतलब है मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। ओके, अब आप ध्यान देखिए, अगर छोटा खंड, छोटी सी लंबाई डेल्टा एल या डी एल के फॉर्म में ली गई है, करंट देखिए आई शो किया गया है, इसको आप देख पाते हैं। ओके, तो यहाँ से आर की दूरी पर, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, आर की दूरी पर बिंदु पी शो किया गया है। बिंदु पी पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र डी बी हो जाएगा। डी बी लिखें चाहे डेल्टा बी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डी एल लिखें लेंथ के फॉर्म में या डेल्टा एल लिखें, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल भी शो कर दिया गया है, एंगल थीटा हो गया है। आपको सारी चीज़ें देखिए इसमें आ चुकी हैं, एक आप फिर समझ लें। देखिए एक लंबा चालक तार जिसमें करंट आई शो किया गया है, छोटा खंड डेल्टा एल दिखाया गया है, यहाँ से पी आर की दूरी पे कोई बिंदु पी चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ओके,
बिंदु पी पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र देखिए डीबी के फॉर्म में दिखाया गया है। ओके, अब आपको ये समझना है, जैसे मैंने आपको भी ऊपर दिखाया था, तो वही सब चीज़ें यहाँ भी शो कर देनी है कि चालक में जो यह मान जो डीबी बनेगा अल्पखंड या अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा ये वैद्युत धारा के समानुपाती होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 पे देखिए चालक के अल्पांश की लंबाई डीएल के समानुपाती है, ये भी ओके है। नंबर 3 में जो है अल्पांश की लंबाई डीएल और उसके बीच पी, उसके बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती है, मतलब डीबी जो है साइन थीटा के प्रपोर्शन में होगा, ये भी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ओके, और चौथा जो पॉइंट बनेगा, चौथा पॉइंट कहता है कि बिंदु पी की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के समानुपाती होता है, उल्टा संबंध है ये, ठीक है ना। तो देखिए कुल 4 फैक्टर्स हो गए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, तीसरा फैक्टर ये साइन वाला हो गया, और चौथा फैक्टर जो है वो आर का हो गया। ओके, ये इन सभी को अगर हम लोग मिला लेते हैं, चारों फैक्टर्स को मिलाते हैं, तो ये देखिए निष्कर्ष ये बन जाएगा। अब अगला काम आप हमेशा जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल को या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट के रूप में कोई इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली कांस्टेंट के रूप में μ0/4 को शो किया गया है। μ0 का मतलब है वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। ओके, इसको आप समझ लें भली प्रकार से, क्योंकि टॉपिक महत्वपूर्ण है। चारों को मिलाने पे देखिए ये बन गया है, प्रोपोर्शनल को हटाना है, एक कांस्टेंट लगाना है। तो कांस्टेंट यहाँ पे μ0/4 के फॉर्म में दिखा दिया गया है। ओके, और μ0/4 में μ0 क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। ये आता है बोर्ड में अक्सर, इसका जो है विमील सूत्र निकालने को आ जाता है, या एक संबंध आता है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा, आज आपको वो पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो फाइनली निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष कुछ ऐसा बन जाता है, dB बराबर μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी संबंध को जो है बायो सवर्ट के नियम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अक्सर मैं देखता हूँ कि इधर बोर्ड में जो है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछने की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है, तो बायो सवर्ट के नियम को या कूलाम का नियम जो होता है, इनको वेक्टर फॉर्म में अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, तो मतलब अगर आप ये लिखेंगे तो हो सकता है कि पूरा नंबर ना मिले, अगर 1 नंबर का है तो आपको शायद आधा नंबर मिले या ना मिले, इसलिए आपको इसका सदिश रूप भी आना चाहिए लिखना। यू शुड नो हाउ टू राइट डाउन दिस इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। ओके, तो बायो सवर्ट के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए आप देख सकते हैं कि आईडीएल साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, आईडीएल साइन थीटा। साइन को देख के आपको कुछ याद आया होगा, एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, कई जगह मैंने इसको दिखाया भी है। अगर दो वेक्टर ए और बी दिखाए गए हैं तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ओके, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन। अब आप इस पर ध्यान लगाएं, अब आपको इस पर ध्यान लगाना है, ये लिखा है ए बी साइन थीटा, ठीक, और ये क्या लिखा है, आई डी एल साइन थीटा। ये क्या लिखा है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। दिमाग में से इसको मंत्र की तरफ पढ़ते जाइए, ठीक है ना। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है आई डी एल साइन थीटा। तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं आई क्रॉस डी एल। ये डी एल क्रॉस, नहीं आई को तो बाहर कर लेंगे, आई को बाहर कर लें। और देखिए टेक्निक लगाया गया एक्चुअली, इसको आप साइन के फॉर्म में लाना है तो ऊपर नीचे आर से क्रॉस कर लिया गया है, आर से गुणा कर लिया गया है। इसको देख लें आप ऐसे, आपका फॉर्म देखिए ये शो किया गया था, बायो सवर्ट का नियम हो गया है। इसको आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, इसको अभी को भी समझ लेना है, ऊपर नीचे आर से गुणा कर लिया गया है ना। तो फिर एक्चुअली ये आर से क्रॉस करने का मतलब है कि ये जो डी एल, जब मैं लिखूँगा डी एल आर साइन थीटा, ये ऊपर हो जाएगा, और आर स्क्वायर नीचे है, एक आर और बनेगा, क्यू हो जाएगा। अब ये जो लिखा गया डी एल आर साइन थीटा, वो डी एल क्रॉस आर हो जाएगा। ओके,
इसको अच्छी प्रकार समझ लें विद्यार्थियों कि जो डी एल आर साइन थीटा बन रहा है ये ए बी साइन थीटा का फॉर्म है। ओके, तो निश्चित रूप से ये जो फॉर्म होगा ये डी एल क्रॉस आर अपन आर क्यूब बन जाएगा। इसको देखिए आप समझें, और यहाँ देखिए हिंट भी किया हुआ है। ठीक है, क्या किया है यहाँ पे आपने इंटू आर किया है और ऊपर भी इंटू आर किया हुआ है ना। तो डी एल साइन थीटा और आर को साथ में कर लेना है, आई को अलग कर लेना है, पहले ही आई अलग हो जाएगा। तो डी एल आर साइन थीटा जो है डी एल क्रॉस आर बना देगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छी प्रकार से जो बताया गया है यहाँ पे। कुछ कंडीशन तो इसको आप समझ लें, विशेष अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो आप जान लें। ओके, देयर आर सम स्पेशल कंडीशंस। तो इसमें पहला क्या है, पहला है कि धारावाही अनुदेश स्थित प्रत्येक बिंदु पे थीटा का मान 0 होगा, 180 होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों कुछ स्पेशल कंडीशन शो किए गए हैं, तो इसको आपको अच्छी प्रकार समझ लेना है कि अल्पांश के अनुदेश प्रत्येक बिंदु पर यदि थीटा का मान 0 हो जाए या 180 हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0। अगर साइन 180 भी निकालना है तो वो मान भी 0 होगा। ओके, और यदि डी एल और पी की जो दूरी है आर लंबवत है, ओके, तो थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाता है। तो ऊपर जो बायो सावर्ट का नियम था वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ओके, आगे देखें, यदि लंबे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अगर इसको कई खंडों में बांट लिया जाए तो तो इस प्रकार से समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन करने के पश्चात आप नेट बी का मान या कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। मैथ के विद्यार्थी समझ गए होंगे कि अगर डी बी लिखा जाएगा, समाकलन किया जाएगा तो ये बी बन जाता है। ओके, तो वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप समाकलन दिखा देते हैं, लिमिट लगानी पड़ेगी, इसके बाद फिर आप जो है नेट या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना टॉपिक ये हो गया है। इसको आप कंडीशंस या स्पेशल कंडीशंस विशेष अवस्थाओं के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बायो सावर्ट का नियम अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का टॉपिक जो था इसको जान लिया है। अब आपको जो है इसके बाद एक बहुत ही आपके सामने देखिए आ चुका है। ये टॉपिक मैं अक्सर देखता हूँ बोर्ड में ये आता है, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, जो आपको यहाँ पढ़ाया गया है। इसका मान और मात्रक की बीमा निकालनी है। मैंने आपसे कहा कि म्यू नॉट को जो है ये इसकी बीमा निकालने को आती है, इसका मात्रक का बीमा मान कैसे निकालना है वो आपको यहाँ समझ लेना है। ठीक है, तो एक तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको देखिए शो किया गया है, उसको आपको याद कर लेना है 4/10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये मात्रक है निर्वात की चुंबकशीलता का। म्यू नॉट का मात्रक पूछेगा तो आप जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी दिखा सकते हैं। ये तो इसका मान हो गया है। ओके, अब आपको इसकी बीमा भी निकालनी आनी चाहिए। देखिए ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरा 10⁻⁻7 हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ओके, बीमा निकालना है तो निश्चित रूप से कई तरीके हैं। एक तो बिल्कुल सिंपली देखिए यहाँ लिखा है कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर आपको मात्रक मालूम है तो बीमा निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन ऊपर है, एम्पियर स्क्वायर नीचे शो किया गया है। न्यूटन के लिए mL/T-2। ओके,
अगर आपको म्यू नॉट या निर्वात की चुंबकशीलता का बीमा निकालने को कहा जाएगा तो न्यूटन प्रति एम्पेयर स्क्वायर शो किया गया इसका मात्रक। तो न्यूटन के लिए क्या है, mlt-2, ये इसका विमी सूत्र है। एम्पियर को हम लोग ए स्क्वायर से दिखलाएंगे, ऊपर ले आएंगे तो बनेगा mlt-2 a-2। ओके। अब विद्यार्थी यहाँ से आप इसका जो एमकेएस मात्रक है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 और एम्पियर की पावर -2, ये इसका एमकेएस मात्रक हो जाएगा। एमकेएसए मात्रक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जो है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप पढ़ते हुए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक में देखिए, दोनों में संबंध मैंने आपको ऊपर ही इशारा किया हुआ था कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का संबंध अक्सर बोर्ड में आता है। रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। ओके, इनके बीच का संबंध आपको निकालना है। तो मैं आपको थोड़ा इसे समझा दूँ पहले, फिर यहाँ पे आता हूँ लौट के। तैयार हैं? देखिए, अभी आपने सीखा है म्यू नॉट की वैल्यू निकालना। म्यू नॉट कितना था? म्यू नॉट था 4π10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ओके, और 1/4πε0 चैप्टर 1 से आपको बताया गया था 9×10⁹। ओके, इतना करने के बाद यहाँ से आपको पहले क्या निकालना है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट इसका क्या हो जाएगा? 1/4π × 9×10⁹ ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 करेंगे। ओके, 1 × 2 का मतलब है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट गुणा करेंगे। तो देखिए, गुणा करने का मतलब है कि ये 4π आपस में कट आएगा, है ना। ये 4π कट आएगा, और 1/10⁻⁷ जो था वो जब नीचे आएगा तो 9×10⁻16 बन जाएगा। ओके, और 9×10⁻16 का मतलब है 3×8 का होल स्क्वायर। और ये जो लिखा गया 3×8, इस पर ध्यान आपको लगाना है। ये होता है प्रकाश की चाल, मतलब c 1/c²। बस यही है इसका प्रूफ। तो देखिए, जल्दी जल्दी फिर यहाँ समझ लें। आपको एक संबंध निकालना है किसके बीच में? वायु की चुंबकशीलता और वायु की वायुशीलता में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का संबंध निकालना है। तो ये तो चैप्टर 1 से आपने लिख दिया, ये अभी जो सीखा वो लिख दिया। दोनों को भाग कर दें, गुणा कर दें, आपके ऊपर है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, उसको अप्लाई कर दें या फिर यहाँ भाग कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये -7 नीचे आएगा तो प्लस का 7 बनेगा, 7 9 16 हो गया है। ओके, और ये 10⁸ देखिए बन गया। कितना बन गया? 10⁸ और ये एक्चुअली प्रकाश की चाल है। क्या ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इसको 3×8 मीटर पर सेकंड हम दिखा सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट निकाला गया है, ये 1/c² बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है विद्यार्थियों। किसी न किसी फॉर्म में आपको ये दिखाई पड़ेगा। और कभी कभी कहता है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का रूट कितना होगा, तो 1/c हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए बोर्ड में, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना है, और तभी हो पाएगा जब बढ़िया तैयारी होगी। तो ये देखिए निष्कर्ष निकलता हुआ
आपके सामने। ये आपने इसको देखिए ऐसे दिखाएं, चाहे सी के ऊपर ले जाएं, फिर ये बन जाता है। ओके, तो इस प्रकार से यही जो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का संबंध हो जाता है। ओके, इसके बाद देखिए कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स दिखाए गए हैं, क्योंकि बोर्ड का मामला है तो तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए। जब आपसे पूछा जाए इसका विमी सूत्र निकालिए, तो ये 1/c² है। तो सी का आप जानते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश चाल का ये होता है विमी सूत्र, स्क्वायर करेंगे ऊपर लेंगे तो ये बन जाएगा, है ना। इसका भी रूट में निकालना है तो ये प्रकाश का चाल या चाल का विमी सूत्र ये बन जाएगा। ओके, अब देखिए ये तो हो गई धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपने निकाल लिया है। अब यदि दिशा निकालने की बात आती है, ओके, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो आपको यहाँ पे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करनी है तो कुछ नियम बताए गए हैं। ओके, किसी भी धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नियम शो किए गए हैं, उनकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कटिंग कंडक्टर। ओके, उसमें पहला नियम देखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम शो किया गया है, राइट पाम रूल। तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। ओके, पहले इस पर ध्यान लगाएं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ओके, देखिए सारा फिगर आपके सामने है, थ्योरी आपके सामने दिखाई पड़ रही है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट हैंड पाम रूल। वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखिए हथेली आप समझ रहे होंगे, ये जो पोर्शन है ये हथेली होती है, पूरा ये पूरा क्या है, हथेली है, ठीक है ना। इतना पोर्शन ये आपका इतना हथेली हो जाएगा, ठीक है। पांचों उंगलियां दिखाई गई हैं, पांचों उंगलियों को आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी उंगली क्या होती है, नाम आपको उनकी मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अंगूठा है, आप सब जानते हैं, दिस इज द थंब, अंगूठा। ये 5 उंगलियां हैं, तो ये देखिए ऐसे, ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ओके, अनामिका, कनिष्ठ। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, हथेली के तमाम नियम, मैक्सवेल का पेच का नियम, इन सब में इन्हीं उंगलियों के नाम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए अंगूठा हो गया है, बाकी 4 उंगली ये दिखाई गई हैं। अभी फ़िलहाल इसी से काम चल जाएगा। ओके, और ये बहुत यूज हैबिचुअल होते हैं। जब आप इसको समझ जाएंगे तो सवाल में जब आपको दिशा निकालने को कहा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग ध्यान देते हैं विद्यार्थियों, क्या करना है कि अंगूठा आपको स्ट्रेट कर लेना है, बाकी चारों उंगलियों को एक दिशा में ले आना है। ओके, अंगूठा यदि करंट आई की दिशा में है, और ये फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर दर्शाती हैं जिस बिंदु पी पे हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके, फिर से ध्यान दें, ये 5 देखिए अंगुलियां हैं, अंगूठा आपको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, चारों उंगलियों को ऐसे कर लेना है। अंगूठा क्या है, करंट आई की दिशा को दर्शाएगा। ये फैली उंगलियां क्या दिखलाती हैं, फैली उंगलियां वास्तव में इस बिंदु की ओर दिखलाएंगी जिस बिंदु पे हमें निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो बी की जो दिशा होगी वो उसके लंबवत होगी। जैसे ये बिंदु पी है, ओके, तो इस बिंदु पी के लंबवत ये हो जाएगी बी की दिशा। इसी हथेली को आप पलट देंगे, उल्टी दिशा में कर देंगे, मतलब जो जो साइड ऊपर है वो अगर नीचे हो जाएगा तो बी की दिशा डाउनवर्ड हो जाएगी, अपवर्ड डाउनवर्ड। अभी क्या है, अपवर्ड है, और डाउनवर्ड कब होगी, जब आप हथेली को नीचे दिखाएंगे। तो ये दाएं हाथ की हथेली का नियम कहलाता है राइट हैंड पाम रूल। और ये हालांकि बोर्ड में लिखने को नहीं आएगा, लेकिन आपको जब कहीं डायग्राम की मदद से बी को निकालने की स्थिति उत्पन्न होगी तब आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इसको है निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया है।
और इसी प्रकार से मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेश का नियम देखिए दिखाया गया है। ओके, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेश का नियम, इसमें पेशकस आपने सबने देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल के नाम से है ये। अगर आपको अपने दाएं हाथ में पेशकस पकड़ना हो और पेशकस पकड़ने के बाद इसको आपको घुमाना है, जैसे मान लीजिए मैंने पेन पकड़ा हुआ है, या ये इसका पॉइंट हो जाएगा जहाँ से आप लिखते हैं। ओके, और ये मैंने हाथ में इसको पकड़ लिया इस प्रकार से, अब इसको घुमाना है। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा एक बार समझ लें, चेक कर लें विद्यार्थियों। जैसे ये आपका पेचकस हो जाएगा, ये आपने इसको अपने मुट्ठी के माध्यम से इसको पकड़ रखा हुआ है यहाँ पे, उसको घुमाना है। ठीक है ना, तो नियम क्या है, यदि पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, देखिए दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार से घुमाएं कि पेचकस की जो नोक है, ये पेचकस की नोक हो जाएगी, तार में बहने वाली धारा आई को दर्शाती है। ओके, नोक जो होगा वो क्या दर्शाएगा, चालक में बहने वाली धारा आई को दर्शाता है। तो पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाती है। ओके, जैसे आप ये है, इसको आप घुमाते हैं ऐसे इस प्रकार से, तो जो इसका जो पॉइंट होगा वो आई की दिशा हो जाएगी, और ये जो आपकी चारों उंगलियां घूमेंगी जिस दिशा में, वो एक्चुअली में वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। ठीक है, और देखिए और भी एक्सप्लेन किया गया, यदि चालक कागज के तल में स्थित है तो वैद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तब कागज के तल में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत कागज की अंदर की ओर होगा। अगर Q पर कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, ये भी देखिए शो किया गया है। ठीक है ना, अंदर बाहर के लिए दिखाया गया है, इसको भी आप समझ लें। देखिए भाई, ये आपका जो ऊपर नियम दिखाया गया था, हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, राइट हैंड पाम रूल, उसका डायग्राम फिर शो किया गया है, फिर समझ लें। ये जो है ये क्या दिखलाएगा, ये करंट आई हो जाएगा, ये फैली हुई जो उंगलियां होंगी वो उस बिंदु P को दर्शाएंगी जहाँ पे हमें निकालना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये ऊपर की ओर इसका B हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की B की दिशा। ओके, ऐसे देखिए नीचे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसको आप दोनों डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं विद्यार्थियों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण यूजफुल होता है ये। एक डायग्राम देखिए यहाँ शो किया गया, एक डायग्राम यहाँ शो किया गया, दोनों की मदद से आप जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। ओके, और इसमें देखिए कैसे पकड़ा गया है अंगूठे को, अंगूठी के माध्यम से कैसे ये आई दिखाया गया है। अंगूठा जो है एक्चुअली आई ही होता है, और पेचकस को जिस दिशा में कसेंगे वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल तीव्रता की दिशा हो जाती है। तो दोनों में मेरे ख्याल से आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है ना, और न्यूमेरिकल में इसका हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं, क्योंकि वो थ्योरी में तो बहुत कम आता है, लेकिन न्यूमेरिकल में श्योर आता है। ये इसका एप्लीकेशन किए बिना आप जो है सवाल को फाइनल नहीं निकाल सकते हैं। अंततः अगर आपको सवाल का सलूशन निकालना है तो मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को समझना पड़ेगा। तो ये हो गया है आपका, देखिए चैप्टर अध्याय नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में चलते हुए। ओके, थोड़ा व्यवहारिक चीज़ें भी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। बैटरी में आप कोई कील या कोई धात्विक चालक तार लगा देते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो ये जो है एक मैग्नेट बन जाता है। ये जो आपका कील है वो एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है, और ये टेम्परेरी मैग्नेट तब तक रहेगा जब तक आप इस बैटरी के माध्यम से इसमें करंट का फ्लो कराते रहेंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत चुंबकत्व। ओके, मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको तो ये भी ऊपर बता दिया है। देखिए एक बैटरी कुंजी की मदद से किसी चालक तार में जब धारा फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर देखिए ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा।
और इसकी एक सीमा होगी। ये नहीं कि आप यहाँ चालकता रखे हुए हैं और यहाँ या और आगे जाके इसको अनुभव करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। रीजन वेयर मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोल्ड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरुआत में बताया गया था, लेकिन मैक्सवेल का पेंच का नियम यहाँ भी शो किया गया है। इसको आप डायग्राम की मदद से, थ्योरी की मदद से इसको अच्छे प्रकार से समझ लें। ओके। और मैंने आपको ऊपर कहा था कि जो दो तरह के चिन्ह बनाते हैं, एक डॉट बनाते हैं या फिर बनाते हैं क्रॉस। ओके। ये इनटू द पेपर होता है और ये आउट ऑफ द पेपर होता है। ध्यान देंगे, इनटू द पेपर, अगर डॉट बना है तो क्या होगा, आउट ऑफ द पेपर, मतलब जो करंट होगा उसका जो फ्लो होगा आउट ऑफ द पेपर होगा। अगर क्रॉस लगा है इसका मतलब जो करंट का जो फ्लो होगा जो इनटू द पेपर हो जाएगा। ओके। तो ये डायग्राम को भी आप समझ लेना है। इन दोनों डायग्राम की मदद से जो है किस प्रकार से वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो आप निकाल सकते हैं। ओके। जैसे देखिए आप इसमें समझ रहे हो कि जो है इसमें करंट यू फ्लो होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की ओर। ओके। और अगर क्लॉकवाइज होगा धारा की दिशा तो ये अंदर की ओर हो जाएगा, बी की दिशा। ठीक है, ये बाहर की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये इनसाइड इनटू द पेपर, अंदर की ओर हो जाती है। एक सोलेनॉइड है, हालांकि ये भी इसको बाद में मैं बताऊंगा, अगले जो वीडियो में आपको इसको बताने वाला हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स ऑफ वायर वाउंडेड अराउंड ऑफ सम सरफेस और वाउंडेड अराउंड ऑन आयरन कोर, दैट इज सोलेनॉइड। ओके। और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे। अभी फ़िलहाल वीडियो का खत्म होने का समय आ चुका है। तो इस प्रकार से आपने आज चुंबकीय क्षेत्र जो कि आज नया खंड चालू हुआ है इसके विषय में कुछ शुरुआती जानकारी प्राप्त की है। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स टू एवरीवन। ऐसे ही आप मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें और एक नई इबारत लिखें, नया मुकाम हासिल करें। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।